हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 11 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम कैनेडा। मार्क कार्ने सेट टू रिप्लेस ट्रूडो एज द पीएम ऑफ कैनेडा। तो मार्क कार्ने कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और ये रिप्लेस करेंगे ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो 2 साल से ये पर्सन टॉक ऑफ द टाउन है, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इंडिया के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए इनके टेन्योर में। ये G20 की विजिट पे आए थे और इनके प्लेन को रोक लिया गया। इसके बाद इन्होंने प्रो खालिस्तानी कई सारे स्टेप्स लिए, इंडिया को है ना डिप डाउन करने की कोशिश की। और इन्होंने बोला कि भाई जो इंडिया है वो कनाडा में क्या करवा रहा है, किलिंग करवा रहा है। ठीक है, ऐसे लोगों की जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं। इसके बाद जनवरी 2025, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद की जा रही थी कि वो एंटी चाइना स्टांस लेंगे सिर्फ और एलाइज को परेशान नहीं करेंगे। बट इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एलाइज को भी बराबर टारगेट करना शुरू कर दिया, कनाडा को टारगेट करना शुरू कर दिया ओवर टैरिफ। और कनाडा को तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको टैरिफ से बचने का इतना ही शौक है या फिर आपको टैरिफ नहीं देने का इतना ही शौक है तो आप USA के 51th स्टेट बन जाओ। तो यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो पे बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। इसके बाद इंडिया के साथ जो रिलेशंस खराब हुए थे, जो कनाडा का डीप स्टेट है वो प्रेशर बना रहा था ट्रूडो पे। इसके साथ कनाडा में बढ़ता हुआ रिसेशन, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, ठीक है, मनी नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, इन्होंने जस्टिन ट्रूडो को रिजाइन करने पे फोर्स कर दिया। तो जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंस कर दिया था कि मैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट पोस्ट खुद को क्या कर रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैं प्राइम मिनिस्टर तब तक बना रहूँगा जब तक मेरी पार्टी को खुद का सक्सेसर नहीं मिल जाता, कनाडा को उसका सक्सेसर नहीं मिल जाता। ठीक है, कनाडा में क्या होता है कि जो पार्टी का लीडर होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो अभी फाइनली इनकी पार्टी में वोटिंग हुई और मार्क कार्ने को रिकॉर्ड वोट मिले। इसका मतलब क्या है, जो मार्क कार्ने हैं वो अब कनाडा की लिबरल पार्टी जहां से जस्टिन ट्रूडो आते हैं उसके प्रेसिडेंट बन गए हैं, हेड बन गए हैं। तो बट ओबियस सी बात है, अब ये ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। बात करें मार्क कार्ने की, तो ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट और बैंकर हैं। ठीक है, बैंक ऑफ कनाडा, कनाडा का जो सेंट्रल बैंक है उसके भी हेड रहे हैं। इसके अलावा ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी चीफ रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी चीफ रहे हैं। इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की। ये पहले नॉन ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को क्या किया ना, रूल किया 2 से 3 साल तक। और इन्हीं के टेन्योर में 2008 का जो रिसेशन आया था उससे इंग्लैंड और कनाडा को निकलने में इन्होंने बहुत मदद की। तो देखते हैं इनका प्राइम मिनिस्टर बनना कैसे इंडिया के फेवर में जाता है, कैसे USA के फेवर में जाता है, और ओवरऑल US कनाडा रिलेशन, इंडिया और कनाडा रिलेशन पे क्या असर पड़ता है ना। जहाँ तक हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज ए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, हो सकता है USA को कुछ बातों पर राजी कर ले ये कि टैरिफ मत लगाओ आप हमारे ऊपर, हम भी आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, या फिर चलो एक दूसरे के ऊपर मिनिमल टैरिफ लगा लेते हैं। तो इकोनॉमी के फील्ड में और बैंकिंग के फील्ड में, फिनांस के फील्ड में मार्क कार्ने बहुत अच्छा करने वाले हैं। बट इंडिया और कनाडा के रिलेशन की बात करें तो ये उसी पार्टी से आते हैं जिससे ट्रूडो आते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी इंडिया को लेके बहुत ज़्यादा अलग नहीं होने वाली है जस्टिन ट्रूडो से। बाकी नियर फ्यूचर पता चलेगा कि किस तरह से इंडिया के लिए फ्रूटफुल साबित होते हैं या फिर कर्ज साबित होते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम वनुआतू। ललित मोदी वनुआतू पासपोर्ट टू बी कैंसल्ड। अभी जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जब गए थे ब्रिटेन, तो ललित मोदी को लेके वहाँ पे बात हुई। तो पता चला कि जो ललित मोदी है उसने तो वनुआतू की सिटीजनशिप ले ली है, पासपोर्ट भी उनको मिल गया है। तो उसके बाद वनुआतू पे प्रेशर बिल्डअप करना शुरू किया इंडिया ने कि भाई देखो, आप जिस पर्सन को अपने यहाँ की सिटीजनशिप दे रहे हो ना, वो पर्सन एक्चुअली इंडिया में मोस्ट वांटेड है।
किस क्राइटेरिया में? फाइनेंशियल क्राइम, फ्रॉड करके भागे हैं ये यहां से, ठीक है। आईपीएल में कुछ स्कैम हुआ था 2010 के टाइम, तो ललित मोदी क्या देश छोड़ के चले गए थे। उसके बाद ये ब्रिटेन में रह रहे हैं तब से, और इन्होंने वनुआतू के पासपोर्ट के लिए, सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, जो कि वनुआतू की गवर्नमेंट ने दे दिया था। बट अब इंडियन गवर्नमेंट के प्रेशर के बाद, क्योंकि वनुआतू अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया के साथ खराब रिलेशन, क्योंकि चाइना का थ्रेट सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को नहीं है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया के जो नियर बाई आइलैंड बेस्ड कंट्री हैं इनको भी है। तो ऐसे में इंडिया को नाराज नहीं करना चाहता वनुआतू। तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली अनाउंस किया, ऐसे मैटर में प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता हमारे कंट्री में अगर किसी की सिटीजनशिप छीन ली गई है या किसी को सिटीजनशिप दे दी गई है, तो आपने देखा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आके सामने स्टेटमेंट दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह या प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। बट कैटेगोरिकली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आए हैं स्टेटमेंट देने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशन of Vanuatu, Jotham Napat, on Monday ordered cancellation of passport that his government had issued to fugitive billionaire ललित मोदी। इन्होंने कैटेगोरिकली है ना ये ऑर्डर दिया है अपने पासपोर्ट ऑफिसर्स को कि भाई ये जो पर्सन है ये मोस्ट वांटेड है इंडिया में, और आप क्या करो, इसका जो पासपोर्ट है कैंसिल करो, ठीक है। द डिसीजन केम डेज आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स confirmed that Mr. Modi had sought cancellation of Indian passport, है ना। इंडियन पासपोर्ट उन्होंने कहा अब हमारे पास वनुआतू का पासपोर्ट है, वनुआतू की सिटीजनशिप है, तो अब इंडियन पासपोर्ट हमारा कैंसिल कर दिया जाए। ये रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में दी थी। उसके बाद क्या हुआ, ये एक्शन हुआ है, ठीक है। जब वनुआतू के प्राइम मिनिस्टर से ये पूछा गया कि जब अब आप क्या कर रहे हो, कैंसिल करने का ऑर्डर दे रहे हो, बट आपने क्या क्रॉस चेक नहीं किया था कि किस पर्सन को हम अपने यहाँ का पासपोर्ट दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल क्रॉस चेक किया था हमारी पासपोर्ट एजेंसी ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने, और बिल्कुल क्लीन चिट मिली थी, क्योंकि जो इंडिया में मोस्ट वांटेड है उसको इंटरपोल ने क्लीन चिट दे के रखी थी। तो दैट इज भाई हमने क्या किया, इनको पासपोर्ट दे दिया अपने यहाँ का, ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारा फॉल्ट नहीं है, ये बस एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है अब जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके बीच में। तो उन्होंने कहा अब हम अपनी जो मिस्टेक है उसको करेक्ट कर रहे हैं, और ललित मोदी का जो पासपोर्ट है उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। चलो जान लेते हैं वनुआतू के बारे में थोड़ा सा। हम लोग पहले भी इस कंट्री को डिस्कस कर चुके हैं। वनुआतू आप देखोगे, ओशिनिया, ये पूरा का पूरा रीजन, इसको क्या बोला जाता है, ओशिनिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट में कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पास में ये ऑस्ट्रेलिया रहा आपका, और ऑस्ट्रेलिया से आप नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाओगे तो आपको ये वनुआतू नाम का कंट्री मिलेगा। कैपिटल इसकी पोर्ट बिला है, ठीक है। करेंसी की अगर बात करें तो बातू इसकी करेंसी है। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो बिस्लामा, फ्रेंच और इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्टिनेंट ओशिनिया, पॉपुलेशन 3.2 लाख, लगभग 4 लाख के समथिंग है, और एरिया 12,189 किलोमीटर, यानी कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से भी छोटा है या उसके लगभग थोड़ा सा बराबर ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम सिप्री, और सिप्री का नया डेटा जो है आ गया है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर आफ्टर यूक्रेन इन 2020 से लेके 2024 सेज सिप्री। सिप्री ने अभी हाल ही में अपना एक नया डेटा लॉन्च किया, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल। एस फॉर स्टॉकहोम, आई फॉर इंटरनेशनल, पी फॉर है ना पीस, आर फॉर रिसर्च, आई फॉर इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया में वेपन से रिलेटेड है ना, वेपन्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड डेटा इशू करती है, और एक तरह से अपने वे में दुनिया को अवेयर करने की कोशिश कर रही है कि है ना कि देखो ये कंट्री बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, ये कंट्री बहुत ज़्यादा है ना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इसको रोकने की ज़रूरत है। तो इनका एक अपना तरीका है दुनिया को डेटा दिखा के है ना, करेक्ट डेटा दिखा के दुनिया को अवेयर करना कि दुनिया भर में जो वेपन्स है उनका ट्रांजेक्शन एक एंड से दूसरे एंड तक कैसे हो रहा है। तो अभी इन्होंने दुनिया के टॉप इंपोर्टर्स जिन्होंने हथियार इंपोर्ट किए हैं किस ड्यूरेशन में, 2020 से लेकर 2024 के बीच में, उनकी एक लिस्ट जारी की, और ये लिस्ट सालों से जारी कर रहे हैं, और इस लिस्ट को टॉप करता आ रहा है कई सालों से इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वेपन परचेज करता है, क्योंकि हमारी नीड वैसी है, हमें जो एनिमी है वो गिफ्ट में मिले हैं,
है ना, जब से हम आज़ाद हुए। एक एनिमी तो हमें अपने इंडिपेंडेंस के साथ ही मिला पाकिस्तान के रूप में। चाइना हमारा नेचुरल एनिमी बन गया, 1962 तक ठीक थे, लेकिन 1962 के बाद पता चल गया कि ये कंट्री हमारा फ्रेंड नहीं है, एनिमी है। आज तो ओपनली दोनों के बीच में एनिमिटी चलती है। इसके बाद बांग्लादेश में भी जिस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है, उसको देख के लगता नहीं कि इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहने वाले हैं। इंडिया श्रीलंका के बीच में भी टसल चलता रहता है, तो हम चारों तरफ से एक तरह से एनिमी से घिरे हुए हैं। तो इंडिया का वेपन इंपोर्ट करना बनता है कि कभी भी इंडिया के सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि उसे मल्टीपल फ्रंट पे वॉर लड़नी पड़ सकती है। दैट इज वाई इंडिया बहुत ज़्यादा परचेज करता था। बट अब इंडिया दुनिया का टॉप इंपोर्टर नहीं रहा है। किसने रिप्लेस कर दिया? यूक्रेन ने रिप्लेस कर दिया। यूक्रेन ने पिछले 4 सालों में, यानी कि 2020 से लेके 2020 से लेके 2024 तक सबसे ज़्यादा वेपन इंपोर्ट किए हैं। ये अगर आप डेटा देखें तो 2 तरह के डेटा का कंपैरिजन दिया है सिप्री ने, 15 से 19 और 20 से 24। तो 15 से लेके 19 तक का अगर डेटा देखें यूक्रेन का, तो यूक्रेन का जो वेपन इंपोर्ट परसेंटेज था टोटल वर्ल्ड शेयर में, पूरी दुनिया की केवल 0.1% वेपन ही यूक्रेन परचेज करता था। ठीक है, बट 2020 से लेके 24 के बीच में, 2020 से लेके 2024 के बीच में ये परसेंटेज बढ़ के 8.8% हो गया। ठीक है भाई, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 2015 से लेके 2019 के बीच में 9.1% ऑफ टोटल इंपोर्ट, है ना, वेपन इंपोर्ट किए हैं। ठीक है भाई, अगर 2020 और 2024 के बीच का डेटा देखें तो ये गिर के कितना हो गया? 8.3% हो गया। यानी कि इंडिया का डिक्लाइन हुआ है और यूक्रेन का ड्रास्टिकली बढ़ा है। ठीक है, और कितने परसेंट का चेंज आया है इसमें? 8.7% का चेंज आया है। और भाई इंडिया के में डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं कि अब यूक्रेन की गलती नहीं है, यूक्रेन पे 4 साल पहले अटैक किया था रशिया ने और यूक्रेन को खुद को डिफेंड करने के लिए वेपन परचेज करने पड़े। दैट इज वाई जो यूक्रेन है वो टॉप पे पहुंच गया। तीसरे कंट्री की अगर बात करें, तीसरे नंबर पे कौन सा कंट्री है? तो कतर, जो 3% वेपन, है ना, इंपोर्ट करता था, टोटल इंपोर्ट का 3% अपने यहाँ, ये बढ़ के 6.8 हो गया है। सऊदी अरबिया का गिरा है 11% से 6.8% पे आ गया है। पाकिस्तान का बढ़ा है, इनके पास खाने को पैसे नहीं है, इधर उधर से लोन मांगते घूम रहे हैं, आईएमएफ के पास जाएंगे, जहां जाएंगे वहां लोन मांग लेते हैं। बट इनका भी जो वेपन है, वेपन इंपोर्ट है, वो लगभग डबल के समथिंग बढ़ा है ना, डबल नहीं तो 1.5% गुना ज़्यादा बढ़ा है, इनका टाइम्स ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है भाई, अगर बात करें इंडिया के जो इंपोर्ट है वो कहाँ कहाँ से होते हैं, तो इंडिया के इंपोर्ट सबसे ज़्यादा रशिया, सबसे ज़्यादा रशिया से वेपन इंपोर्ट करता है ना, और ये टोटल वेपन इंपोर्ट का 36% है, 36%। ठीक है, हालांकि ये जो नंबर है समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। इंडिया अपनी जो रिलायबिलिटी है ना, वो कम करते जा रहा है रशिया पे, है ना, बिकॉज अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जब वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ऐसे में हम एक कंट्री पे रिलाई नहीं कर सकते, है ना। मान लो हम सारे वेपन अगर रशिया से ही परचेज कर रहे हैं, है ना, और एट द टाइम ऑफ वॉर रशिया ने हमें उसकी एमओ सप्लाई देने से मना कर दिया कि हम आपको एम्यूनिशन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, व्हाट विल, है ना, विल बी डू, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो 36% हो रहा है, ये ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है। अगर 10 to 14 की बात करें, 10 to 14 की बात करें तो इंडिया रशिया से लगभग 72% वेपन परचेज करता था। बट अगर बात करें 15 से 19 की, तो ये गिर के कितना हो गया? 55% हो गया। और बात करें लेटेस्ट डेटा की, यानी कि 2020 से लेके 2024 तक की, तो ये घट के 36% हो गया। यानी कि पहले 72%, फिर 55% एंड नाउ 36%। आने वाले नियर फ्यूचर में ये डेटा और भी कम होने जा रहा है। इसका रीजन क्या है? इसके 2 रीजन है। एक तो इंडिया अपनी वेपन पोर्टफोलियो को तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के बकेट में बहुत सारे नए वेपन एक्सपोर्टर भी जुड़े हैं, लाइक आपका जर्मनी जुड़ गया है, फिर यूएसए भी अब हमको सब कुछ ऑफर कर रहा है। इसके अलावा फ्रांस एक हमारा बहुत रिलायबल पार्टनर बन के उभरा है और उसके जो ट्रस्टेड वेपन है, और इंडिया फ्रांस की जो रिलेशनशिप है उसको देखते हुए हमने फ्रांस के साथ अपना वेपन परचेज बढ़ा दिया है। चौथा रीजन है, इंडिया जो है बहुत तेज़ी से अपने वेपन्स का इंडियनाइजेशन करते जा रहा है, यानी कि बहुत सारे वेपन्स इंडिया में ही बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया से ये वेपन इंपोर्ट जो हो रहा है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, चलिए अगर बात करें सिप्री की,
तो सिप्री की फुल फॉर्म हम जान ही चुके हैं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। नाम में लगा हुआ है इसके स्टॉकहोम, तो कहां पे होगा ये? स्टॉकहोम में ही है, बेस्ड इन स्टॉकहोम। और ये स्टॉकहोम कहां है? स्टॉकहोम आपके कैपिटल है ठीक है, सॉरी स्वीडन, स्वीडन की, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था। और मोटो क्या है? प्रोवाइड डेटा एनालिसिस एंड रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स टू पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आवर टीबी कैंपेन। ओवर 6 लाख केसेज आइडेंटिफाइड एज ए पार्ट ऑफ टीबी कंट्रोल कैंपेन। इस स्कीम को अभी कुछ समय पहले जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रही थी कि कुछ टारगेट वगैरह नहीं है, बस ड्रामाबाजी कर रही है ये गवर्नमेंट, है ना। इसको क्या बता दिया? एक पॉलिटिकल ड्रामा बता दिया कि एक कैंपेन वैम्पेन कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल ड्रामा है। बट इसके कंप्लीट होने के बाद इसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। एक्चुअली क्या हुआ था? दिसंबर 7 को इंडिया ने लॉन्च किया 100 डे इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन दिसंबर 7 को, ठीक है। अब 100 दिन इसके कंप्लीट हो गए हैं। 100 दिन के बाद जो डेटा इशू किए गए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उसमें बताया गया कि इस कैंपेन के दौरान हम लगभग 6.1 लाख ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट तक पहुंचे हैं, ठीक है। हमने नोटिफाइड किया है उनको, एंड इनमें से 4.3 लाख हैव बीन डायग्नोस्ड इन द 445 इंटरवेंशन डिस्ट्रिक्ट दैट वर पार्ट ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। हम टीबी, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस इसके पाए जाते हैं। अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी केसेस आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। एक पैंडेमिक की तरह बढ़ रहा है ये, एपिडेमिक की तरह, बहुत लोगों की इसकी से डेथ हो जाती है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने से। तो दैट इज वाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसने टीबी को बिल्कुल जड़ से इरेडिकेट करने का टारगेट रखा है 2025, ठीक है। हम 2025 में ही चल रहे हैं, तो ये टारगेट पूरा होना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं पूरा हो पाएगा। और इसका रीजन ये है कि हम बड़े टारगेट्स बनाते हैं, है ना। हमने 2020 में डिसाइड कर दिया कि 2025 तक टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है। आप एक प्रॉब्लम को होलिस्टिकली कैसे खत्म कर सकते हो? बेटर है उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाए जाएं। जैसे आपने ये 100 डे इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन कैंपेन चलाया, साल में अगर साल के 3 क्वार्टर में ये कैंपेन चलाया जाए तो वो दिन दूर नहीं, हम लगभग 4-5 साल में टीबी को अपने यहाँ से बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे। तो हमें बड़े गोल अचीव करने हैं छोटे छोटे माइलस्टोन को अचीव करके, ठीक है। तो एक बहुत ही फ्रूटफुल कैंपेन रहा है टीबी पेशेंट के लिए, और इंडिया का जो टीबी कैंपेन है टू इरेडिकेट टीबी टिल 2025, हालांकि इस टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा, बेटर है कि 2030 कर दिया जाए, ठीक है। देखते हैं गवर्नमेंट बाय द एंड ऑफ द ईयर किस तरह का डिसीजन लेती है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है आपकी यूएस एड से। फॉलोइंग रिव्यू यूएस टू स्क्रैप 83% ऑफ यूएस एड प्रोग्राम सेज रूबियो। Secretary of State Marco Rubio said on Monday that after a 6-week review, the US was cancelling 83% of programs at USAID. The 5,200 contracts that are now cancelled spent tens of billions dollars in a way that did not serve. US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सेड। यूएसएड, बहुत ज़्यादा डिबेट इस पे चल रही थी, और अभी फाइनली अनाउंस किया मतलब यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कि हम जो 83% ऑफ यूएसएड है उसको क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पे एलिगेशन लगे थे कि यूएस एड के थ्रू बहुत सारा पैसा किस में जाता है? आपका करप्शन में जाता है, और बहुत सारे कंट्रीज में इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पावर में आने के बाद ये मतलब प्रॉमिस किया था उन्होंने कैंपेन के दौरान ही कि मैं ये सारी जो फंडिंग है ना इसको रिव्यू करूंगा, और कुछ भी गलत दिखा तो मैं इसको क्या कर दूंगा? कैंसिल आउट कर दूंगा। तो जब इसका रिव्यू किया गया तो तरह तरह के खुलासे हुए कि कैसे किस तरह से करप्शन किया गया, कि मतलब
इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए पैसे दे रहे हो, हालांकि बहुत नेगेटिवली इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है ना। श्रीलंका में आप पानी के लिए पैसे दे रहे हो जो कभी पहुंचे ही नहीं। तो इस तरह से करप्शन बहुत ज़्यादा इस यूएस एड में होता है। इसके अलावा इस यूएस एड पे हमेशा आपने सुना होगा यूएस से फंडिंग हो रही है, यूएस से फंडिंग हो रही है, ये टर्म हमेशा इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो यूएस से जो फंडिंग होती है नेगेटिवली मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी को हार्म करने के लिए, इंडिया की ग्रोथ को हार्म करने के लिए उसको फंड करने के एलिगेशन लगे इसी यूएस एड पे। ठीक है, तो देखते हैं इसके क्या इम्प्लीकेशन निकल के आते हैं, बट ओवरऑल इसके नेगेटिव इम्प्लीकेशन ही निकल के आएंगे, क्योंकि यूएस एड हाँ इन कामों में इंडल्ज था कि सरकारें गिराना या फिर करप्शन में इंडल्ज करना, टेररिस्ट को वेपन सप्लाई करना, वेपन्स के लिए पैसे देना, इन पे यहाँ तक आरोप लगे हैं। बट इससे अलग है ना, जो यूएस एड है उसने बहुत सारे कंट्रीज़ की बहुत सारी नीड्स को पूरा किया है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी सेक्टर में हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। बात करें यूएस एड की तो इसको 1960s में बनाया गया था एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा, और इसके तहत यूएसए अपनी सॉफ्ट पावर को मजबूत करना चाहता था, अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाना चाहता था। ठीक है, वही है ना रॉबिनहुड वाला है ना, कि लोगों को दान दो बहुत सारा, तो लोग क्या होंगे, आपसे इंप्रेस होंगे, लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। तो इस मकसद के साथ बनाया गया था। अगर बात करें किस एरियाज में काम करता है, तो फूड सिक्योरिटीज़ के एरिया में काम करता था, ये हेल्थ केयर के एरिया में काम करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के एरिया में काम करता था। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करता था। जैसे अभी यूक्रेन में वॉर चल रही थी तो वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने का काम आपका यूएस एड ही कर रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 12 मार्च के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।